नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है ये बेसिकली सिलेबस है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, जो कोल इंडिया लिमिटेड की पोस्ट आई थी कम्युनिटी डेवलपमेंट का। तो उसमें जिसका मास्टर्स इन सोशल वर्क है और स्पेशलाइजेशन में जिसका कम्युनिटी या रूरल डेवलपमेंट का है, वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए और काफ़ी बेहतर इसमें सैलरी वगैरह मिलती है क्योंकि ये नवरत्न कंपनी में आती है। और ये पीएसयू है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो इसमें सिलेबस तो इन्होंने दिया हुआ है, बट बहुत सारे लोगों का मेरे पास आया कि इससे रिलेटेड कुछ स्टडी मटेरियल प्रॉपर नहीं मिल पा रहा और समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से तैयारी करें। तो मैंने कुछ सर्च किया, अभी थोड़ा समय मिला मुझे, पिछले 2-3 दिन से, मैं 2 दिन से फ्री था थोड़ा, तो मैंने सिलेबस डाउनलोड किया और उस सिलेबस को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश की। तो इस सिलेबस तो को सभी ने देख लिया होगा और इससे अवेयर होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ऐसे ओवरव्यू अगर हम करते हैं तो काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है अगर इसका डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो। लेकिन लास्ट में एक चीज़ है, ये जो लाइन है नोट, ये पढ़ लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। द अबव सिलेबस इज़ इंडिकेटिव, मतलब ये एक सांकेतिक रूप से ये सिलेबस है। इन नेचर यानी इस जो है ना, ये प्रकृति में सांकेतिक रूप से है। नॉट एग्जॉस्टिव, द टॉपिक्स एक्ट्स एंड रूल्स मेंशन्ड अबव इंक्लूड्स द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स इन एग्जिस्टेंस, यानी जो भी टॉपिक है या जो एक्ट, स्कीम, पॉलिसी होगा, रूल होगा, वो जो अपडेटेड होगा, अमेंडेड होगा, वो माना जाएगा। एंड विद रिगार्ड टू द स्पेसिफाइड टॉपिक्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स, लॉ, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स अप टू डेट, तो पुराने वाले को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और बाकी जो इसमें सिलेबस है इसको इंडिकेटिव बोला गया है, मतलब इसमें जो लिखा है ये इतना ही आएगा या यही ही आएगा, ऐसा गारंटी नहीं है। इसके अलावा चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अब मैं चलता हूँ आपको दूसरा जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस बनाया है और कहाँ से कितना पढ़ सकते हैं उस पर थोड़ा सा रैपिडली इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी इधर 2-3 दिनों में टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए कुछ जो PYQs हैं वो एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जो पहला है सिलेबस, जो ये बोल्ड में है, ये सिलेबस इन्होंने दिया है, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो सोसाइटी, कल्चर, आइडेंटिटी में क्या चीज़, सोसाइटी का क्या, आपको सोशल स्ट्रक्चर पढ़ना है। सोशल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि सोशल स्ट्रक्चर में आ जाएगा सोसाइटी के जो है फंक्शनिंग कैसे होती है, उसके इंस्टीट्यूशन क्या है, उसका बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है, ठीक है। तो लाइक फैमिली हो गया, फैमिली के अलावा कम्युनिटी हो गया, ये सारी चीज़ें, और फैमिली में मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, ये सब सोसाइटी के स्ट्रक्चर है। कल्चरल डायनामिक्स क्या है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कैसे आपकी आइडेंटिटी बनती है, सोशल आइडेंटिटी, एंड सोशल चेंज, यानी समय समय के अनुसार जो सोशल चेंज होता है, समाज में बदलाव आता है, सोशल वैल्यूज़ में बदलाव आता है, उस पूरी प्रोसेस को सोशल चेंज कहते हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने सोशल वर्क में एक मेथड के तौर पे पढ़ा है, मोर और लेस वही है। उसका प्रिंसिपल क्या होगा, उसके मेथड्स क्या होंगे, स्ट्रेटजीज़ क्या होंगे फॉर इफेक्टिव कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड मोबिलाइजेशन। तो ये तो आप ऑलरेडी अवेयर है, ये डिक्टो वही चीज़ है। सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग, सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग का मतलब कि सोशल प्रॉब्लम को आपने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आइडेंटिफाई किया या केस वर्क, ग्रुप वर्क के थ्रू आइडेंटिफाई किया। अब उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेता है, तो उसको पॉलिसी मेकिंग किया जाता है। और उस पॉलिसी मेकिंग के बिहाफ पे नए नए जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस पूरी जो है प्लानिंग को, उस पूरी इम्प्लीमेंटेशन को उस प्लानिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसको सोशल प्लानिंग बोलते हैं। तो पॉलिसी का बनाना, उसको इम्प्लीमेंट कराना और उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करना। इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब कि जो पॉलिसी बनाई गई उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद में समाज में क्या बदलाव लेके आ रहा है, तो उस पूरी प्रोसेस को इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं। सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। फिर आता है रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, यानी ग्रामीण जो विकास है और जो वहाँ की जो है ग्रामीण स्तर पे गवर्नेंस है, वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एलिमेंट्स क्या क्या है रूरल डेवलपमेंट के, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उसका स्कोप कितना है रूरल डेवलपमेंट का, अप्रोचेस क्या होंगे, सेक्टोरल अप्रोच होगा या एरिया बेस्ड होगा या टारगेट ग्रुप होगा, पार्टिसिपेटरी होगा या इंटीग्रेटेड होगा।
स्ट्रेटजीज़ क्या होंगे, रूरल मैनेजमेंट क्या होगा, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वहाँ पे जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उसका बेसिक इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लाइक टोटली जो है जो एक ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल क्रॉप्स है उसी पे बेस्ड है, या कुछ इकोनॉमिक क्रॉप्स भी है। इकोनॉमिक मतलब उसको बोलते हैं नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, यानी जो व्यापार करने के लिए, जैसे कपास की खेती हो गई, दलहन की फसलें हो गई, जो व्यापार के उद्देश्य से पैदा की जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं। तो एक्सेस टू एसेट्स क्या है, माइक्रो फाइनेंस, यानी माइक्रो फाइनेंस मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट सिस्टम कैसा है, एंड कैपिटल मार्केट्स क्या है। सेक्टोरल इशूज़ मतलब एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रीज़, लैंड रिफॉर्म्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब कि वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि कोई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव आना लाजमी है, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप होगी, आसपास के क्षेत्र में जो है डिमांड्स बढ़ेंगी और ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो आसपास के लोगों की कुछ फ़ायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होगी, तो वो सारे इशूज़ को देखना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मतलब कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन कैसे होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, एंड रोल इन लोकल गवर्नेंस, उसका लोकल गवर्नेंस में रोल क्या है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में मेजर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम, स्टेट एंड सोशल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल जिसको बोलते हैं, और ये पीपीपी मॉडल जो है एलपीजी की नीति के बाद आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशनल में रखा गया जिनकी जो है विकास कम हुई है, जो किसी भी जो है सेक्टर में पिछड़े रह गए हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशल थियरीज, सोशल थियरीज़ में जो उसकी थियरीज़ को पूछा गया है, इसमें फंक्शनलिज्म क्या है, कॉन्फ्लिक्ट थियरी क्या है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म क्या है, और इसका एप्लीकेशन क्या है, नहीं इसको कैसे अप्लाई किया जाता है सोशल डेवलपमेंट के फील्ड में। ट्राइब्स, उनके स्टेट एंड गवर्नेंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, डेवलपमेंट एंड दलित्स, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, यानी जो व्यक्ति है उसका और उस वो जो जिस समूह में रह रहा है उसकी बिहेवियर क्या है। तो ये सब एक तरीके का क्या हो गया एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आ जाएगा। सोशल साइकोलॉजी, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग इन कम्युनिटी सेटिंग। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, जो भी पब्लिक की पॉलिसी बनाई गई है उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये असेसमेंट। रिसर्च मेथडोलॉजीज़ में बेसिकली वही आपका क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड देखना है, और चूँकि जब आप इम्पैक्ट असेसमेंट करोगे तो उसमें सैम्पलिंग और ये सब चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, तो यानी वो एक रिसर्च बेस्ड काम हो जाता है। तो रिसर्च मेथडोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। CSR आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है, सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, CSR रूल्स के अमेंडमेंट कितनी बार हुए हैं, परमिसिबल एक्टिविटीज़ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, आइडेंटिफिकेशन के थ्रू इवेलुएट करेंगे, फिर मॉनिटरिंग करेंगे एंड देन इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे। ब्रांडिंग एंड वैल्यू एडिशन, CSR अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, स्ट्रेटेजिक बिजनेस अलाइनमेंट एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। GIS जो ग्लोबल आइडेंटिटी बोलते हैं, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, और जियो टैगिंग यानी उसको जो है ग्लोबली एक डिजिटलाइज्ड वे में और उसको जो है रिकॉग्नाइज करना। एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, ESG जिसको बोला गया है, ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से सोशल क्या इम्पैक्ट आता है और उसमें कॉरपोरेट का क्या रोल होता है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट उसी को करते हैं, यदि कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसकी वजह से कितना एनवायरमेंटल डिटोरिएशन हुआ है, और एनवायरमेंटल डिटोरिएशन की वजह से वहाँ के जो लोकल आसपास के लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना इम्पैक्ट आया है, और ये सारा असेसमेंट और जो है ये करता है सोशल वर्कर। और फिर उसी को फिर हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में देखते हैं कि अगर हम इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से देखें कि अगर आपका इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, तो जैसा कि कुछ ऐसे झारखंड के ज़िले हैं, ऐसे जगह हैं जहाँ पे यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा है पानी में, वहाँ के कुछ कैंसर जनित जो है पदार्थ पाए जाते हैं, या भटिंडा का कुछ एरिया है जहाँ पे कैंसर जनित कुछ पदार्थ पाए जाते हैं पानी में, तो उससे होने वाले रोग के वजह से लोगों की कितनी बड़ी लॉस हो रही है।
तो एक हिसाब से देखा जाए कि एक डेवलपमेंट के कॉस्ट पे कितना बड़ा लॉस हो रहा है। यानी डेवलपमेंट के बिहाफ, डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या लगा दिया, एक इंडस्ट्री लगा दी, और इंडस्ट्री कितने लोगों की जान को जोखिम में डाल रहा है। तो इसी को कॉस्ट एंड बेनिफिट बोलते हैं। और ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ओवरऑल जो है बहुत ही डेप्थ रिसर्च बेस्ड होता है, ये छोटे चीज़ नहीं है, तो इसको काफ़ी डेप्थ में समझना पड़ेगा। एक तरीके से कार्बन फुटप्रिंट भी आप समझ सकते हो कि एक बोतल पानी बनाने में कितने पानी को जो है फेंकना पड़ता है, और उसमें कितनी कार्बन उत्सर्जन होती है। प्लास्टिक का बोतल यूज़ होता है, तो 1 लीटर बोतल बनाने में कितने पानी खराब होते हैं, उसी को कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कह सकते हो। लैंड रिलेटेड लेजिस्लेशन यानी लीगल फ्रेमवर्क्स, यानी जैसे कोई इंडस्ट्री लगी या कोई रोड निकला तो उससे कितने लोगों का लैंड जो है एक्वायर करती है गवर्नमेंट, उससे उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, और जो लेजिस्लेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको कितना जो है पैसा मिल रहा है, तो उसका एनालिसिस करना। लेजिस्लेशन रिलेटेड टू रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, इसमें वही आ जाएगा कि अगर उनको रीसेटल करना पड़ रहा है तो उनको ऐसा तो नहीं कि बैड कंडीशन में रीसेटल किया जा रहा है, फोर्सफुली किया जा रहा है, ये सारा एनालिसिस करना। अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल्ड में मैंने इसमें किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। मैं इस PDF को अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना, ग्रुप में भी डाल दूंगा। लिंक्डइन की प्रोफाइल मेरी, आप रोहित गुप्ता MSSO सर्च करोगे आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, सॉरी ये बैक हो गया, एक मिनट। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी कल्चर एंड आइडेंटिटी, तो इसमें सोसाइटी में आपका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड चेंज आ जाएगा। कल्चर में कंपोनेंट्स क्या है कल्चर के, मटेरियल, नॉन मटेरियल कल्चर, कल्चरल लैग, सोशल नॉर्म्स, और आइडेंटिटी में रोल ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन एंड एथनिसिटी इन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 आपको पढ़ना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है, PM जनधन योजना, इससे रिलेटेड, जो कि इकोनॉमिक इंक्लूजन की बात करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में हम आएंगे तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मॉडल, जो टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप अप्रोचेस है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और रोल ऑफ NGO, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड CBO यानी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का रोल क्या है। मेथड्स ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन, रिलेवेंट पॉलिसीज़ क्या है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, जो कि 2005 में आया, हेल्थ से रिलेटेड इंटरवेंशन है कम्युनिटी लेवल पे। नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन 2001 में आया, वुमेन के एम्पावरमेंट की बात करता है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM एंड NRLM, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कम्युनिटी लेवल पे काम करने के लिए। सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग में प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन, इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी भी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया। 5 ईयर प्लान चल रहे थे, पंचवर्षीय योजना, जो कि 2017 के बाद 2018 में 1 जनवरी 2018 से अपना आ गया नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग जो आया 2018 से स्टार्ट हुआ। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 से स्टार्ट हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। और नीति और पंचवर्षीय योजना एक तरीके का थिंक टैंक के तौर पे काम करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना आया, DAY NRLM या NULM नाम दिया गया। यू जहाँ लग जाएगा अर्बन हो जाएगा, R जहाँ लगा है वहाँ रूरल हो जाएगा। रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस में आएगा तो रूरल डेवलपमेंट में क्या है कि उसका स्कोप क्या है, ग्रामीण क्षेत्र को विकास करने के लिए वहाँ का स्कोप देखना। अप्रोचेस क्या हो सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या हो सकता है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में वहाँ देखा जाएगा कि असेट क्या है, यानी क्या क्या ऐसे रिसोर्स है जिसको हम एसेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हो सकता है। इससे रिलेटेड एक्ट और पॉलिसी देखोगे तो पंचायती राज एक्ट आया, जो कि 1992 में आया, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू आया। और पंचायती राज जो आया वो त्रिस्तरीय था, ठीक है, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति ने रेकमेंड किया था। द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, क्योंकि जो भी एक्विजिशन होती है, रोड निकलता है, कोई हाईवे निकलता है, तो उसी के थ्रू होता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एंड सांसद आदर्श ग्राम योजना, इससे रिलेटेड कुछ स्कीम है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वही 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो ये भी स्ट्रेंथन करता है ग्रामीण जो लोगों की अपनी कह सकते हो कि डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी को बढ़ाने के लिए। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मेजर गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम क्या है, रोल ऑफ द स्टेट क्या है डेवलपमेंट में, और राइट टू एजुकेशन और नेशनल फूड सिक्योरिटी
2013। ये आपको इससे रिलेटेड पॉलिसीज़ एक्ट हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि एक तरीके का ओवरऑल वेलफेयर की बात करता है और उसमें चाइल्ड वीमेन सबका आ जाता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी जो महत्वाकांक्षी ज़िले हैं जहाँ पे किसी तरीके से वो पिछड़े रह गए हैं, तो उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे रख के उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है उनकी ग्रोथ के लिए। लॉन्च बाई नीति आयोग इन 2018 एंड फोकस ऑन 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशनल में रखा गया। इंट्रोडक्शन टू सोशल थियरीज, सोशल थियरीज में जो सबसे ज़्यादा है फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थियरी और सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म किसका है? जॉर्ज मीड का है। कॉन्फ्लिक्ट थियरी कार्ल मार्क्स का है। और फंक्शनलिज्म मैल्डोर्की। इसके अलावा भी फंक्शनलिज्म कई सारे हैं, बट मेजरली ये ज़्यादा पूछा जाता है। ट्राइब्स, स्टेट एंड गवर्नेंस, यानी ट्राइब्स और उनके जो आसपास के क्षेत्र उनको उनका स्टेट बोला गया, यानी जहाँ पे ऐसे स्टेट जहाँ पे ट्राइब्स ज़्यादा हैं ये भी समझ सकते हैं, और उनका गवर्नेंस कैसे होता है। ठीक है, तो ट्राइब्स को अभी पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइब ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, लगभग 76 या 76 पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो काफ़ी वनरेबल हैं, तो उनके लिए जो है काफ़ी काम हुआ है। नोटिफाइड और डिनोटिफाइड ट्राइब्स का भी कुछ इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, तो ये सब आपको पढ़ना है। द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स है 2006 में है, इससे रिलेटेड है। पंचायत यानी एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाया गया। वन बंधु कल्याण योजना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, और पॉलिटिकल इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड दलित। तो दलित के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्कीम देखेंगे तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC/ST है, स्टैंड अप इंडिया है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर में सोशल साइकोलॉजी इन कम्युनिटी बिहेवियर, कम्युनिटी के बिहेवियर को समझने के लिए आपको सोशल साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, यानी सोशल साइकोलॉजी के साथ साथ आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल बिहेवियर भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस में अभी हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे एनालिसिस करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड, सैम्पलिंग, वो सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी में सारा आ जाएगा। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि अर्निंग का 2% होता है, सोसाइटी के वेलबींग के लिए आपको देना होता है, किसी भी बड़ी कंपनी को देना होता है। तो CSR एज पर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। CSR इम्पैक्ट असेसमेंट और नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल क्या है, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसमें सोशल इम्पैक्ट और का असेसमेंट करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री की वजह से कितना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, तो उसको सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू असेस करते हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस एक तरीके का वही है, अभी आपको मैंने प्रीवियसली समझाया ही कि किस किस तरीके से किसी भी सोसाइटी पे नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है किसी इंडस्ट्री का, और उसको फुलफ़िल करने के लिए CSR के थ्रू या ओवरऑल उनका अपना इनिशिएटिव होता है, कैसे उसको डील करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक्ट क्या है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। लैंड रिलेटेड लेजिस्लेशन, लैंड एक्विजिशन एंड ऑनरशिप लॉज, रिलेवेंट इससे रिलेटेड जो एक्ट पॉलिसीज हैं, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 एंड टेनेंसी लॉज इन इंडिया। यानी आपका अगर कोई भी ज़मीन किसी फैक्ट्री में जा रहा है, किसी 4 लेन में जा रहा है, हाईवे पे जा रहा है, तो उसके बिहाफ पे आपको जो रीसेटलमेंट किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है और कितना वो फेयर है, वो ध्यान रखा जाता है। लेजिस्लेशन रिलेटेड टू रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, वही अभी जो हमने बताया। तो राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में आया। ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, इसलिए ये एक्ट लाया गया। और प्रधानमंत्री आवास योजना इससे संबंधित है। तो इस तरीके से लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं, और ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम पे आप जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पे बताएं। और ये PDF आपको मिल जाएगा मेरे लिंक्डइन की प्रोफाइल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन PYQ चाहिए तो बता दीजिए, तो मैं PYQ 2 से 3 वीडियो में, क्योंकि आप लोगों के पास भी ज़्यादा समय नहीं है और मैं इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट एक्सपर्ट, ठीक है, इन दिस टॉपिक, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेटर
विद हेल्प ऑफ सम प्रीवियस नॉलेज और कुछ स्टडी करके। ठीक है, तो मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहले ही आपको बता दूँ, अदरवाइज़ कोई इफ़ बट करे इसमें। तो जो मुझे आता है, जितना आता है वो उतना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, अगर कहीं भी कुछ गलती लग रही है तो आप इंटीमेट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।